हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, विज्ञान का आज आप लोगों का जो है फर्स्ट क्लास होने वाला है। और जैसा कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि आपका पूरा विज्ञान जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। वैसे अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा तो उसमें फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। लेकिन इस चैप्टर को हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक। जिसमें से जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर जो होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। ये बात हम आप लोगों को पिछले क्लास में भी बहुत ही अच्छा तरीका से क्या किए थे, बताए थे। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर 2 शब्द आपको मुख्य रूप से देखने को मिल पा रहा होगा। एक तो है भाई साहब आपका प्रकाश और दूसरा है परावर्तन, ठीक। तो हमें इस दोनों शब्द को बहुत ही अच्छा तरीका से क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और अगर आप इस दोनों शब्द के बारे में सब कुछ जान गए तो आपका ये चैप्टर ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चीज़ें आपको समझ में आराम से जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो शब्द है आपका प्रकाश, इसके बारे में क्या करेंगे, सब कुछ जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन जो है वो क्या होता है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका से हम लोग समझने वाले हैं। तो आप भी अपना नज़र जो है स्क्रीन पर जमा लीजिए और ध्यान से पूरे चीज़ों को सीखने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। हम लोग सबसे पहले अगर प्रकाश के बारे में बात करें कि आखिर प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश एक माध्यम है, या आप ऐसे भी कह लीजिए कि प्रकाश एक साधन है जिसके मदद से कोई आँख वाला किसी वस्तु को देख पाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश एक क्या है, वह चीज़ है जिसके मदद से कोई आँख वाला, मतलब कि जिसके पास आँख हो। अब ऐसा नहीं है कि जिसका आँख जो है काम ना कर रहा हो या फिर जिसके पास आँख ना हो वो भी क्या कर सकता है, देख सकता है। तो प्रकाश वह चीज़ है या फिर वह साधन है या फिर वह माध्यम है जिसके मदद से कोई आँख वाला किसी वस्तु को क्या कर पाता है, देख पाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, और आप लोग जानते भी होंगे, कि हम बिना प्रकाश के किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, भले ही हमारे पास कितना ही अच्छा आँख क्यों ना हो। लेकिन बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। अगर अंधेरा में हमें कुछ देखने के लिए बोला जाए तो हम नहीं देख पाते हैं। कब देख पाते हैं, वही अगर लाइट जला देते हैं, टॉर्च जला देते हैं, तो हम उस चीज़ों को, जिस चीज़ पर लाइट पड़ रही है उसको हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है या फिर प्रकाश से आप क्या समझते हैं या प्रकाश किसे कहते हैं, तो बस सीधा एक लाइन में उत्तर देना है कि प्रकाश एक माध्यम है या साधन है जिसके सहारे, यानी कि जिसके मदद से कोई आँख वाला किसी वस्तु को देख पाता है, कोई आँख वाला किसी वस्तु को देख पाता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हमने आपके सामने में रखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है वो क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है। आप ज़रा बताइए, अगर हम इस लाइट को ऑफ कर देंगे, लाइट को अगर हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या ये जो बच्ची है इस किताब के अक्षरों को देख पाएगी? नहीं। ये लाइट जल रही है जब तक, तब तक ये देख पा रही है, लाइट बंद कर देंगे तो ये नहीं देख पाएगी। मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है वो हमें सहारा देता है। क्या देता है? सहारा, यानी कि हमें हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? तो देखने में हेल्प करता है। और बिना प्रकाश के हम लोग जो है, बिना प्रकाश के मदद से हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके, तो आपने समझा कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश के बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग प्रकाश के कुछ गुण को जानेंगे कि आखिर प्रकाश में किस किस तरह की विशेषताएं पाई जाती है, ठीक। आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के कुछ गुण को लिखें, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए, प्रकाश को जानने के बाद अब हम लोग प्रकाश के कुछ गुणों की बात करते हैं। तो लिखेंगे कि प्रकाश के कुछ गुण निम्नलिखित है। पहला जो है, ये याद रखिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात जो है न्यूटन साहब ने कहा था। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है।
पहला गुण ये हो गया कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसके अनुसार? तो न्यूटन साहब के अनुसार। दूसरा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऐसा बहुत सारे विद्वानों के द्वारा बोला गया है कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, मतलब प्रकाश एक ऊर्जा भी है, प्रकाश एक ऊर्जा भी है। ओके। तीसरा चीज याद रखिएगा प्रकाश का गुण कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करना मतलब चलना, गमन करना मतलब चलना, यानी कि प्रकाश हमेशा क्या होगी? तो सीधी रेखा में चलेगी। किस रेखा में चलेगी? सीधी रेखा में। ऐसा नहीं है कि टॉर्च बारे तो वो ऐसे ऐसे क्या करेगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी, नहीं, प्रकाश कभी भी हमेशा क्या होगी? सीधी रेखा में चलती है। ओके। इसके बाद चौथा जो इसका गुण है वो याद रखिएगा कि प्रकाश निर्वात होकर भी गुजरती हैं। ये जो पॉइंट है इसको बहुत ही अच्छा तरीका से समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि प्रकाश निर्वात होकर भी गुजरती है। निर्वात क्या है? निर्वात मतलब अंतरिक्ष, निर्वात मतलब अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष का मतलब ये वह स्थान जहां कुछ भी ना हो, वह स्थान जहां कुछ भी ना हो। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे ध्वनि चैप्टर, क्लास 9th में आप क्या पढ़े होंगे? ध्वनि चैप्टर। और वहाँ पर आपने अगर पढ़ा हो अच्छा से तो आपको पता होगा कि ध्वनि के बारे में आपने जानकारी लिया होगा कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, यानी कि जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। याद रखिएगा, मान लीजिए ये आपका क्या है? पृथ्वी है, और यहाँ से कुछ ऊपर तक क्या है? वायुमंडल है, और वायुमंडल के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर जो है अंतरिक्ष है। जहाँ पे वायुमंडल खत्म हो जाती है वहाँ पर ये भाग क्या मान लीजिए कि ये जो भाग है ये क्या है? अंतरिक्ष है। तो ये जो अंतरिक्ष है, हल्का इसको अच्छा से समझाने की आपको कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ें ध्यान से क्या कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि ये वाला पार्ट आपका क्या है? अंतरिक्ष है, ठीक। ये वाला डॉटेड जो हम दिखा रहे हैं ये पार्ट अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का मतलब वह स्थान जहाँ कुछ भी ना हो, हवा भी नहीं, यहाँ हवा भी नहीं है। तो याद रखिएगा जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर बात कर पाते हैं। उन लोगों को बात करने के लिए एक विशेष प्रकार का डिवाइस कान में क्या करना होता है? लगाना होता है, तब जो है वो बात कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई अंतरिक्ष यात्री है और एक यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री है, तो ऐसे जैसे हम लोग पृथ्वी पर बात कर पाते हैं, यहाँ से हम बोलते हैं इनको सुनाई पड़ता है, ये बोलते हैं इनको सुनाई पड़ता है, पृथ्वी पर ऐसा होता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, और जब कुछ भी जहाँ पे नहीं हो तो वहाँ पर ध्वनि नहीं गमन करती है, यानी कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका प्रकाश है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश आपका निर्वात से होकर भी गुजरती है, यानी कि प्रकाश जो है अंतरिक्ष होकर के भी गुजरती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सूर्य है, और सूर्य से रोशनी कहाँ तक आती है? पृथ्वी तक आती है, और इसका मतलब है कि ये अंतरिक्ष को पार करते हुए क्या करती है? आती है, और अंतरिक्ष में भी दूरी तय करते हुए आती है। तो आप सीधा याद रखिएगा कि प्रकाश निर्वात से होकर भी गुजरती है, यानी कि जहाँ कुछ भी ना हो अंतरिक्ष, वहाँ से भी प्रकाश गुजर सकती है। चौथा चीज़ आप इसके बाद पांचवा चीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि निर्वात एवं हवा में प्रकाश का वेग, निर्वात एवं हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रहेगा, निर्वात हो या हवा हो दोनों में लगभग सेम ही होता है। आप सेम ही याद रखने की कोशिश करेंगे। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब हुआ? तो देखिए 3 और 10 का पावर कितना है? 8 है, तो 8 जीरो ले लीजिए। कितना जीरो ले लीजिए? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़। याद रखिएगा 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रकाश 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेती है? तो 30 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में दूरी तय कर लेती है। समझ में आ गया? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या है?
30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूरी तय कर लेती है, तो 30 करोड़ मीटर प्रति जो है दूरी तय कर लेती है। तो ये प्रकाश का चाल आप जो है याद रखने, वेग जो है याद रखने की कोशिश करें। अगला है कि प्रकाश के गमन के लिए, गमन मतलब चलने के लिए, गमन मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा, जो ध्वनि है उसको चलने के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए, गमन मतलब चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये कुछ गुण हैं जो आप याद रखने की कोशिश करेंगे, किसके लिए, तो प्रकाश के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग समझने वाले हैं कि किरण क्या होता है। कौन चीज़, किरण क्या होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसको क्वेश्चन के रूप में लिख दिया है ताकि आपको जो नोट्स मिले वो एकदम वेल डिफाइंड मिले, एक एक चीज़ें उसमें बहुत अच्छा तरीका से सजाया होना चाहिए। ठीक, तो जानिए कि किरण किसे कहते हैं। आप जैसा जानते हैं, हमने अभी बताया है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश जब चलती है तो एक सीधी रेखा में गमन करती है और उसी सीधी रेखा को हम किरण कहते हैं। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है ना, उसी सीधी रेखा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि किसी दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किसी भी दिशा में प्रकाश चलेगी तो हमेशा सरल रेखा में चलेगी। ठीक है, तो किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में चलती है, इसी रेखा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ओके, जैसा कि हमने आपको ऊपर फिगर बना भी दिया है। ये किसका फिगर है, तो सर किरण का फिगर है। किरण का खासियत क्या होगा, एक साइड तो एरो लगा होगा यानी कि तीर लगा होगा और एक साइड फिक्स होगा। ठीक, यही कहलाएगा कौन चीज़, किरण कहलाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं कि किरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे, और दूसरा चीज़ अब हम लोग समझने वाले हैं किरण पुंज। क्या समझने वाले हैं, किरण पुंज समझने वाले हैं कि आखिर किरण पुंज क्या होता है। ओके, तो देखिए, पुंज जो शब्द है ना, पुंज जो शब्द है इसका मतलब होता है समूह या ग्रुप, समूह या ग्रुप। तो पुंज मतलब समूह, तो किरण पुंज का क्या मतलब हो गया, किरणों का समूह। किसका समूह, किरणों का समूह। तो अगर यहाँ पर अगर कहीं पे एक किरण है तो इसे बोलेंगे किरण, लेकिन एक जगह बहुत किरण हो, एक से अधिक किरण हो तो उसे क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। तो साधारण सी भाषा में हमने लिख दिया कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कितना सरल भाषा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे किरण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। एक साथ जब एक से अधिक किरणें आपको दिखाई दे तो वो क्या कहलाएगा सर जी, तो वो कहलाएगा किरण पुंज। ओके, चलो, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि किरण पुंज के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। और ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, एक एक यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है, छपता है। तो पूरे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर जितना ध्यान से देखते हो उतना ही आपको ही फायदा होगा। ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि आपको साथ ही साथ अभी चीज़ें आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो आप अगर उत्तर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अभिसारी किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज भी कहते हैं। याद रहेगा, अभिसारी किरण पुंज को क्या कहते हैं, तो संश्रित किरण पुंज भी हम लोग कहते हैं। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज कहा जाता है, तो याद रहेगा आपको। तीसरा है आपका अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज को अपसृत किरण पुंज भी कहा जाता है। ओके, तो सर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तीनों किरण पुंज को एक एक करके समझने वाले हैं, एकदम सिस्टमैटिक एक एक करके हम लोग इस तीनों किरण पुंज को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब समझेंगे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। ओके, तो आइए आपके सामने में आ चुका है समांतर किरण पुंज। तो समझिए, समांतर बोलिए या समानांतर बोलिए, दोनों के दोनों बात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उस किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और आप अगर बोलने की कोशिश करें तो बोलेंगे कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर किरणें हैं ये सभी के सभी एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक, समांतर आप समझते हैं कि क्या होता है, वह दो या दो से अधिक रेखा या किरण जो कितना भी आगे और कितना भी पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी क्या करेगा, नहीं काटेगा। जैसे इसको आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिए और इसको भी आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो उस तरह के रेखा को या फिर किरण को हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समानांतर किरण पुंज आपको समझ में आ गया। इसका फिगर भी बोलेगा तो बनाने के लिए तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग दूसरा किरण पुंज समझने वाले हैं जिसका क्या नाम है, अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं उसको अब समझिए। सिंपल है, सिंपल फंडा है। क्या सिंपल फंडा है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कितना सिंपल है। आप यहाँ पर अगर फिगर में देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सभी के सभी किरणें, ये सभी के सभी किरणें जा करके एक बिंदु पर मिल रही है। ओके, ये सभी के सभी किरणें एक बिंदु पर जाके क्या हो रही है, मिल रही है। तो याद रखिएगा कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं कि एक बिंदु पर सब जाके क्या हो रहा है, ऐसे जाके मिल रहा है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या अब कभी भी आपको रटना पड़ेगा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? नहीं सर, एकदम नहीं रटना है। देखेंगे जैसे ही कि जब किरण जो है एक बिंदु पर जाके सभी किरणें क्या हो रही है, मिल रही है, तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब बढ़ते हैं आगे और अगला समझते हैं अपसारी किरण पुंज। अगला क्या समझेंगे सर हम लोग, तो अपसारी किरण पुंज समझेंगे। तो अभिसारी का जस्ट उल्टा अपसारी। अभिसारी में क्या था, सभी किरणें एक बिंदु पर जाके मिल रहा था, और अपसारी में क्या होगा, सभी किरणें एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि वहाँ से निकल के चारों अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो बोलेंगे कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी कि अलग अलग दिशा में क्या होती है, फैल जाती हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर आप अपसारी किरण पुंज कहते हैं, मतलब ये इसको क्या कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, हल्का टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। ओके, तो आपने समझा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पर आप फिगर पर गौर लगाओ, देखो ध्यान से फिगर को। आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से सभी किरण क्या हो रही है, निकल रही है, और अलग अलग दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है। तो इस तरह के किरण पुंज को, इस तरह के किरणों के समूह को, ये जो किरण का समूह है क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर जी, तो अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। किरण पुंज को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दो तरह का वस्तु। एक तो है दीप्त वस्तु और दूसरा है अदीप्त वस्तु। तो अब आप लोग हल्का 1 मिनट जो है देखिए और हम फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हम लोग जो है पीछे पढ़े हैं प्रकाश, प्रकाश के गुण को पढ़े, किरण पढ़े, किरण पुंज पढ़े, किरण पुंज के प्रकार को पढ़े, समांतर, अभिसारी, अपसारी, और अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ, तो वस्तुओं की प्रकार को देखने के लिए आ चुके हैं। याद रखिएगा कि इस दुनिया में अगर प्रकाश के हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार की वस्तुएं हैं। पहला वो जिससे प्रकाश नहीं निकलता, और दूसरा वो जिससे प्रकाश निकलता है। ओके, हाँ, तो मतलब देखिए, दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती हो, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, उसे दीप्त वस्तु कहेंगे, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, जिसके पास खुद का प्रकाश न हो, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं सर? हम लोग समझने वाले हैं दीप्त वस्तु। क्या समझने वाले हैं? दीप्त वस्तु। तो जानिए दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है? वह वस्तु जो स्वयं यानी कि खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि प्रकाश रिलीज करते हैं, प्रकाश निकालते हैं, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। याद हो गया सर? यानी कि दुनिया की वो वस्तु जो प्रकाश निकालेगी, अब जिसके पास अपना प्रकाश होगा, उसे क्या कहेंगे? दीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दीप्त वस्तु सूर्य है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रकाश आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। ठीक, तो सबसे बड़ा दीप्त वस्तु कौन हो जाएगा? सूर्य, जो कि आपको फिगर में बहुत अच्छा वाला सूर्य देव दिख रहा होगा। तारे जो है वो भी दीप्त वस्तु है, क्योंकि जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप ये जो फिगर है इसमें देख पा रहे हैं बहुत सारे तारे को। तो तारा जो है इसके पास भी अपना क्या होता है? प्रकाश होता है। और याद रखिएगा सूर्य भी एक तारा ही है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य क्या है, तो क्या बताएंगे? बताएंगे कि सूर्य एक तारा है। क्या बताएंगे सर आप? सूर्य एक तारा है। बोलो, बता देंगे? तो सर सूर्य एक तारा है। तारा तो बहुत छोटा होता है, लेकिन सूर्य तो बहुत बड़ा दिखता है हमें। तो याद रखिएगा कि सूर्य हमें बाकी दूसरे तारा से बड़ा इसीलिए दिखता है क्योंकि सूर्य हमारे नज़दीक है, और ये जो तारा देख रहे हैं आप, जो कि जनरली रात के टाइम पर आप देख पाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा क्या है? दूर है, इसी कारण से। ठीक, तो सूर्य कोई ग्रह नहीं है, ये भ्रम में आप ना रहे। आप बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि सूर्य भी क्या है? ग्रह है। गलत, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। ठीक, और तारा ये जो आप देख रहे हैं, तो ये तो तारा है ही। तो तारा भी क्या है? एक दीप्त वस्तु है। और उसके बाद दीपक, ये कौन चीज़? दीपक आपको दिख रहा है कि नहीं? दीपक भी क्या होती है? दीप्त वस्तु होती है। आपको पता होना चाहिए कि टॉर्च जो आप सभी जानते हैं जिसमें बैटरी लगती है, तो टॉर्च भी क्या है? दीप्त वस्तु है, क्योंकि टॉर्च भी प्रकाश निकालती है। तो टॉर्च भी क्या हो गई? दीप्त वस्तु हो गई। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को दीप्त वस्तु समझ में आ गया होगा और एकदम छप गया होगा दिमाग में। अब समझते हैं आगे, और समझने वाले हैं अदीप्त वस्तु को। तो दीप्त का जस्ट उल्टा अदीप्त। दीप्त वस्तु जो था उसमें क्या हो रहा था? तो सर वो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था, यानी कि जिससे प्रकाश निकलेगा उसे हम दीप्त कह रहे थे। तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, जिससे प्रकाश न निकले उसे कहेंगे हम अदीप्त, यानी कि जिसके पास खुद का प्रकाश न हो। तो बोलेंगे कि वह वस्तु जो स्वयं यानी कि खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी कि जिससे खुद जो है प्रकाश नहीं निकलती है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसको सुनकर आप घबरा सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। चांद सबसे पहला अदीप्त वस्तु है। अब आप लोग कहेंगे कि सर चांद तो प्रकाश देती है, चांद से तो प्रकाश निकलता है, तो हम चांद को अदीप्त वस्तु कैसे बोलेंगे? देखिए चांद जो है ना, इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकती रहती है। ओके, और सूर्य का प्रकाश ले करके और हमारे पृथ्वी पर क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। इसीलिए हम लोगों को भी इसके हेल्प से जो
महीने के 15 दिन, ठीक, हमें क्या मिलता है, जो प्रकाश जो है मिलता रहता है। तो चांद जो चमक रहा है ना, वो सूर्य के, किसके, सूर्य के प्रकाश के कारण चमक रहा है। सूर्य से प्रकाश ले करके चमक रहा है। चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो आप आज भ्रम निकाल दीजिए कि चांद से प्रकाश निकलती है। चांद किसका प्रकाश लेके चमक रही है, सूरज का प्रकाश लेके चमक रही है, ठीक। तो चांद आपका पहला क्या हो गया, अदीप्त वस्तु का उदाहरण हो गया। इसके बाद कलम, देख सकते हैं कलम से कोई भी प्रकाश निकलता है क्या, कितना अच्छा पेन हमने आप लोगों के लिए लाया है, ठीक दिख रहा होगा। इसके बाद लोहा, लकड़ी, आप सभी तो जान ही गए होंगे। एग्जाम्पल तो दुनिया में क्या है, लाखों करोड़ों है। हमें समझना था कि आखिर अदीप्त वस्तु कहते किसे हैं। ओके, चलो अब हम लोग दीप्त और अदीप्त को समझने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ है प्रकाशीय माध्यम। मैं एक एक टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगा, इतना डीप में पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो कुछ पढ़ा है, और एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। छोटे से छोटे चीज़ों को अच्छा तरीक़ा से मैं क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है, क्या बनता है कि आप भी मन लगा करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और मैंने जो बोल दिया मन लगा के पढ़ेंगे, तो बस 5 दिन पढ़ेंगे और फिर 6ठा दिन छोड़ेंगे नहीं। पूरे साल आप लोगों को मोटिवेशन बना के रखना है, अंदर में आग जला के रखना है पूरे साल, ठीक, कि मुझे तो पढ़ना है तो पढ़ना है। ओके, तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए। एक एक चीज़ें मेरे द्वारा आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से क्या करा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाशीय माध्यम। कौन सा माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। तो देखिए, दुनिया की वह सभी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश निकल सकती है या आर पार हो सकती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसको अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो क्या बोलेंगे, वह क्षेत्र यानी कि स्थान या कोई वस्तु जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारे आँख तक पहुँचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सर नहीं समझे, इधर एग्जाम्पल से समझाइए। तो लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझा रहा हूँ, ठीक। ये मान लीजिए कि कोई टॉर्च है। मेरा टॉर्च उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, टॉर्च है कोई, ठीक, ये टॉर्च है। और यहाँ आप खड़े हैं। यहाँ कौन खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं आप। हल्का आपको अच्छा से मैं बनाता हूँ, ठीक, इससे अच्छा है आप क्या, देखो यहाँ पे आप खड़े हैं। यहाँ से टॉर्च का रोशनी क्या होगा, निकलेगा भाई साहब। टॉर्च का रोशनी क्या होगा, निकलेगा, यानी कि प्रकाश क्या होगा, निकलेगा। प्रकाश निकल के क्या होगा, आप तक पहुँचेगा। प्रकाश आप तक क्या होगा, पहुँचेगा। कब, जब यहाँ पर अगर हम क्या कर दे, रख दे किसको, हवा को। जब यहाँ पर हवा है तब तो प्रकाश टॉर्च से निकल के आपके आँखों तक यानी कि आप तक क्या हो सकता है, पहुँच सकता है। अगर इस बीच में पानी भी रख दिया जाए तो भी प्रकाश इस साइड से उस साइड क्या होगा, चल जाएगा। और अगर कांच यानी कि शीशा का टुकड़ा क्या कर दिया, कांच यानी कि शीशा रख दिया जाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो टॉर्च होते हैं उसके सामने क्या लगा होता है, शीशा लगा होता है, टॉर्च के बल्ब को जो है सुरक्षित रखने के लिए। तो शीशा से होके जो प्रकाश है वो क्या हो पाती है, निकल पाती है। तो याद रखिएगा कि ये कांच, पानी और हवा क्या हुआ, प्रकाशीय माध्यम हुआ। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए उसे कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। तो ये सभी के सभी क्या हो गए भाई साहब, प्रकाशीय माध्यम हो गए। और प्रकाशीय माध्यम किसे नहीं कहेंगे। अब लो, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। यहाँ पर क्या रख दिया मैंने, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। तो बताइए, अगर हम टॉर्च और आपके बीच में, चलो मैं आपको हल्का अच्छा और बना देता हूँ,
ठीक, अब ये हंस रहा है देखो। तो मैंने क्या कर दिया, टॉर्च और आपके बीच में अगर लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, कौन सा चीज़ रख दिया सर, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, तो बताइए लकड़ी का टुकड़ा जब हम रख देंगे टॉर्च के और आपके बीच में, तो क्या टॉर्च का जो लाइट होगा, जो प्रकाश होगा, वो आप तक पहुंच पाएगा? नहीं। इसका मतलब लकड़ी जो है वो प्रकाशीय माध्यम नहीं है। प्रकाशीय माध्यम नहीं है मतलब इससे होकर के प्रकाश जो है नहीं निकल पाएगी। तो सीधा सीधा आपने समझा कि जिस वस्तु से होकर के प्रकाश आर पार निकल जाए उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, आज जिससे नहीं निकले उसे प्रकाशीय माध्यम नहीं कहते। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रकाशीय माध्यम क्या होता है ये जरूर समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अब समझने वाले हैं प्रकाशीय माध्यम के प्रकार को। तो याद रखिएगा जो प्रकाशीय माध्यम है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आपको क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया था कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो क्या बताएंगे कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम होगा समांगी माध्यम और दूसरा का होगा विसमांगी माध्यम। अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे पूरा डिटेल में, तो आपको पता चला होगा कि वहाँ पर हम लोग पढ़े थे मिश्रण, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। उसी तरह से यहाँ भी होगा समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम होगा और क्या होगा? विसमांगी माध्यम होगा। तो सर अब आप हमें एक एक करके बता दीजिए कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं और विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो एकदम जरूर बताएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि समांगी माध्यम आखिर क्या होता है और विसमांगी माध्यम क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग समांगी माध्यम को। ठीक, समांगी माध्यम क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक जैसा होता है, यानी कि समान होता है, उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए, जैसे कि जल है और कांच है। जल है और क्या है? कांच है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए। मान लीजिए ये कोई बीकर है, बीकर मतलब बर्तन है, और ये यहाँ तक जल से भरा हुआ है। ठीक, यहाँ तक जल से भरा हुआ है। तो जितना भाग में जल भरा हुआ है उसका प्रत्येक भाग जो है उसका गुण एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला जो पानी होगा उसका गुण अलग होगा और यहाँ वाले पानी का गुण अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। गुण प्रत्येक भाग का, यानी कि सभी भाग का, पूरे भाग का जो गुण है और बनावट है वो एकदम समान होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला पानी जो है उसका बनावट अलग होगा और यहाँ वाले पानी का बनावट अलग होगा, एकदम नहीं होगा। तो वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का, यानी कि पूरे भाग का गुण और बनावट समान होता है उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। समझ में आ गया? तो समांगी माध्यम में मुख्य रूप से कौन आएगा? जल आएगा और दूसरा कांच आएगा। मान लीजिए कि ये अगर किसी कांच का एक स्लैब है, मान लीजिए अगर कांच का एक टुकड़ा है अगर ये, तो कांच के टुकड़ा को समांगी माध्यम माना जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का जो कांच होगा उसका गुण अलग होगा, कांच वाला होगा, और यहाँ के कांच का गुण सोना वाला होगा। ऐसा होगा नहीं। अगर यहाँ का गुण कांच जैसा है तो यहाँ भी कांच के जैसा ही गुण होगा। यहाँ का जैसा बनावट होगा वैसा बनावट यहाँ का भी होगा। तो कांच और जल क्या है? समांगी माध्यम है। अब हम आशा करते हैं कि समांगी माध्यम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ। वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का, यानी कि सभी भाग का कौन चीज, गुण और बनावट समान होता है उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, समांगी माध्यम को समझने के बाद हमें समझना होगा विसमांगी माध्यम, जो कि एकदम उल्टा है समांगी माध्यम का।
समांगी का जस्ट उल्टा कौन है? विसमांगी माध्यम। समांगी में क्या था कि सभी जगह का गुण और बनावट एक जैसा था, लेकिन विसमांगी में एक जैसा गुण और बनावट नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है उसे हम विसमांगी माध्यम कहते हैं। कैसे सर? जैसे देख लीजिए, जैसे हवा का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? हवा का बात करते हैं। तो वायुमंडल के बारे में 9th में आप पढ़े होंगे। देखिए बार बार मैं 9th नाम ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 9th में बहुत चीज़ें पढ़ना था भाई साहब आपको। अगर आप पढ़े हैं तो बल्ले बल्ले हैं, नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात तो नहीं होगी, समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं 9th की चीज़ों को याद दिला रहा हूँ बार बार, ताकि क्योंकि हेल्प मिलता वहाँ से, वो चीज़ें यहाँ पर जुटती है। तो जहाँ जहाँ पे 9th का जरूरी होगा मैं वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है। 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वायुमंडल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, और आपको पता चला होगा कि जो वायुमंडल होती है उसका जो गुण है और बनावट है एक जैसा नहीं होती। कहीं पर वायु का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है और कहीं पर वायु का घनत्व कम होता है। ओके, जैसे अगर बात करेंगे, कहीं पर वायु का टेम्परेचर कम होता है और कहीं पर वायु का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए कि अगर यहाँ वाला वायु है और यहाँ वाला वायु है, तो यहाँ जो वायु है, वायु का घनत्व और ताप अलग अलग होता है सभी जगहों पे। हो सकता है कि यहाँ का घनत्व यानी कि यहाँ पर वायु ज़्यादा घना हो और यहाँ पर वायु कम घना हो। यहाँ पर घनत्व ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर घनत्व कम हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो सकता है। यानी कि जो वायु है उसके सभी भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो उदाहरण हो गया सर वायु, किसका? विसमांगी माध्यम का, जो कि सभी जगहों पे एक गुण और एक बनावट वाला नहीं होता है। और दूसरा कैल्साइट। क्या है? कैल्साइट। कैल्साइट क्या है भाई? कैल्साइट आप देख सकते हैं एक पत्थर जैसा चीज होता है। अगर ये कोई पत्थर जैसा चीज है, मान लीजिए ये अगर कैल्साइट है, ये पत्थर जैसा अगर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो टुकड़ा है ये कैल्साइट का ही टुकड़ा है। तो कैल्साइट जो होगा, हो सकता है कि यहाँ का गुण कुछ और हो और यहाँ का गुण कुछ और हो, यहाँ का बनावट कुछ और हो और यहाँ का बनावट कुछ और हो। और फिगर में आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि अगर इसी कैल्साइट की बात करी जाए, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें देख रहे हैं कि कहीं पे काला है, कहीं पे पूरे व्हाइट है, कहीं पे हल्का ब्राउन कलर का है, जो आपको ये बताता है कि कैल्साइट का गुण और बनावट सभी जगहों पे एक जैसा नहीं होता है। तो विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं? जिसका गुण और बनावट सभी जगहों पे एक जैसा नहीं हो। ठीक है, तो आप आज जो है यहाँ तक जो है देखें, और हम आज इतना ही क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अगर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी तरीक़ा से जैसे अभी आप लोगों को पढ़ाया गया है, इसी तरीक़ा से पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सभी सब्जेक्ट टारगेट बैच में 450 प्लस मार्क की टारगेट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इस बैच के बारे में जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, मैं उनको बता दूं कि इस बैच के अंदर आप लोगों को सभी का सभी विषय पढ़ाया जाएगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, और जो बच्चे हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं उनको मैथिली और नॉन हिंदी पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो नो कोचिंग नो अदर क्लास, आपको घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल से ही आप पूरा का पूरा 10th का पढ़ाई क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इस कोर्स की विशेषता क्या है कि सभी विषय का बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ पर होगा। सभी विषय का चैप्टर वाइज आपको थ्योरी दिया जाएगा, जैसा कि अभी हम आपको दिया, अभी क्या दे रहे थे, थ्योरी दे रहे थे। एक एक चीज़ों को क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन करके हम आपको समझा रहे थे। भले ही चीज़ों को हम क्वेश्चन के रूप में लिख के लाए थे, लेकिन एक कंसेप्ट के वे में ही आपको देखने को मिल पा रहा होगा। इसके बाद प्रश्न करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा आपको करवाया जाएगा। सभी विषय का आप लोगों को
एकदम PDF नोट्स मिलेगा चैप्टर वाइज, सभी विषय का PDF नोट चैप्टर वाइज मिलेगा, थ्योरी का भी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ों का। टेस्ट जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट होगा, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट होगा। इसके बाद मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके बाद इस कोर्स के बारे में बात करें तो इस कोर्स का फ़ी अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 999 रुपया लगेगा। ये फ़ी कभी भी 3500 रुपया हो सकता है, क्योंकि इस बैच का ही फ़ी रखा गया है 3500 रुपया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि ये 999 जो रुपया है एक मंथ के लिए है या पूरे साल के लिए, तो ये पूरे साल के लिए है। अगर आप एक बार 999 रुपया पे कर देते हैं तो आपके एग्ज़ाम तक एक भी रुपया आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बस इतना में ही आपको पूरा साल क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि मात्र 999 में आपको पूरा साल क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा 12 महीने। और 12 से अगर आप 12 महीने के पढ़ाई को देखेंगे 999 के सामने, तो 100 रुपया भी नहीं होता है। 100 रुपया से भी कम मंथ पर आप पूरा अच्छा क्वालिटी में क्या कर पाएंगे, पूरा पढ़ पाएंगे। इसके बाद क्लास यहाँ पर ऐप पर ही चलेगा। कहाँ पर क्लास चल रहा है, LGR स्टडी ऐप पर चल रहा है। जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए LGR स्टडी ऐप, तो प्ले स्टोर पर आप LGR स्टडी लाइव ऐप सर्च करेंगे तो आप वहाँ से ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको ये जो टारगेट बैच है वो चलेगा। और इस वाले जो आपको ये जो चीज़ है, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐप, ये भी LGR स्टडी का ही है, तो ये भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी के सभी चीज़ें फ्री में मिलेंगे। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, जो बच्चे कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो कैसे ज्वाइन करेंगे, आप LGR स्टडी लाइव ऐप पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, फिर आप लोग यहाँ पर अपना सारा डिटेल क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। फिर रजिस्टर पर क्लिक करके जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप लोगों को क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास 10 सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसके आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा पेड कोर्स। पेड कोर्स पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। पेड कोर्स पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका कोर्स दिखेगा। इसमें बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पे ऑनलाइन का। पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप लोगों को जो है वॉलेट, UPI, फ़ोनपे, कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और सारा का सारा समस्या क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर कॉल कर लीजिए, आपको सब पूरा हेल्प किया जाएगा। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया हो, एक एक चीज़ें अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्त, भाई, बहन, साथियों सभी को ज़रूर बताइए कि LGR स्टडी जो है ऐप पर जो है इस तरह का क्लासेज जो है चल रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलेंगे अगले क्लास में।